बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो एक जायज़ा ले लेते हैं कि इमरान ख़ान साहब ने भी एक ख़िताब किया और नवाज़ शरीफ साहब ने भी एक लंबी दास्तान सुनाई। नवाज़ शरीफ साहब की गुज़िश्ता चंद सालों में ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कही जा रही थी और इसके लिए बहुत तैयारी की गई है। क्या की गई है, कैसे हुई है, इसकी अंदर की खबर मैं आपको भी देता हूँ। लेकिन मियां नवाज़ शरीफ साहब ने जो बातचीत की उसको पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स बराह रास्त दिखा रहे थे। इमरान ख़ान साहब ने जो रहमतुल्लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में ख़िताब किया उसको सारे लोग नहीं दिखा रहे थे और पूरा टाइम भी नहीं दिखा रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये दोनों चीज़ें पड़ी हैं। अब देखना ये है किसको कौन देख रहा है। तो जो रिकॉर्ड मेरे सामने रखा गया उसमें 10 घंटे के बाद भी मियां नवाज़ शरीफ साहब को चंद हज़ार लोग देख रहे थे, जबकि 6 घंटे के बाद इमरान ख़ान साहब को 1.25 लाख से ज़ायद लोग देख चुके थे। ये एक चैनल की कहानी है। आप बहुत सारे चैनल्स पे देख सकते हैं नवाज़ शरीफ साहब की निस्बत इमरान ख़ान साहब को जो सुना गया है और देखा गया है। सोशल मीडिया ही हमारे पास एक इंडिकेटर होता है जहाँ पता चलता है कि किसको कितना देखा और सुना जा रहा है। तो इमरान ख़ान साहब को नवाज़ शरीफ की निस्बत कई गुना ज़्यादा देखा और सुना गया है, टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, या टेलीविज़न की जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर के ऊपर जो क्लिप्स लगे हुए थे, वहाँ इमरान ख़ान साहब को ज़्यादा देखा गया, उनको ज़्यादा सुना गया। उसकी वजह क्या है? इमरान ख़ान साहब के बयानिए पे लोग एतबार करते हैं, इमरान ख़ान साहब की बात पे लोग भरोसा करते हैं, लेकिन सेम टाइम में नवाज़ शरीफ साहब की बात पे एतबार और भरोसा नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न ये है कि मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर धोखा देकर गए हैं। वो ये कह कर गए कि मैं बहुत सख्त बीमार हूँ और उसके बाद पाकिस्तान से गए। उन्होंने हर तरह की एक्टिविटी की लेकिन अपना इलाज नहीं करवाया। इसहाक डार साहब जो शदीद बीमार थे, उनका डॉक्टर उनको आने नहीं देता था। जैसे ही पाकिस्तान में माहौल बना, पाकिस्तान में उनको डील मिली, वो फ़ौरन पाकिस्तान वापस आ गए। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तानी एतबार करने को तैयार नहीं है शरीफ ख़ानदान के ऊपर। और यही वजह है कि जब हम सोशल मीडिया का या नंबर्स का जायज़ा लेते हैं तो इमरान ख़ान साहब की जो तकरीर है उसको सुनने वाले लोगों की तादाद लाखों में होती है और शरीफ ख़ानदान के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या तकारीर हैं उनको सुनने वाले लोगों की तादाद हज़ारों में होती है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसके अंदर। नवाज़ शरीफ साहब के जो इंटरव्यू की हकीकत है वो आपके सामने रख देते हैं। ये जो अंदरूनी कहानी है इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे रिपोर्ट किया गया है और इसमें बड़ी अजीब किस्म की एक चीज़ की गई है। वो सहाफ़ी जो इंडिपेंडेंटली सवाल पूछते हैं मियां नवाज़ शरीफ साहब से, उनको तो शामिल नहीं किया गया। यानी ख़बर ये कह रही है कि हफ्ते के रोज़ पार्टी की जो नायब सदर मरीम नवाज़, उन्होंने अपने भाई हसन नवाज़ के दफ्तर में कुछ मनपसंद सहाफ़ियों को दावत दी, उनको बुलाया और फिर नवाज़ शरीफ साहब का इंटरव्यू करवाया। मुस्लिम लीग नून ने इंटरव्यू खुद रिकॉर्ड किया था, यानी जो कैमरे वहाँ पे मौजूद थे वो मुस्लिम लीग नून के थे। वहाँ जो सहाफ़ी जिनको बुलाया गया था, गो के वो सहाफ़ी मनपसंद सहाफ़ी थे, लेकिन इसके बावजूद उनको कैमराज लगाने की या रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त नहीं दी गई। नून लीग ने इंटरव्यू खुद रिकॉर्ड किया और एतवार को मीडिया पर नशर करने के लिए पेश कर दिया, यानी इसको एडिट भी किया गया है और इसमें इस बात का ख्याल रखा गया है कि क्या ऑन एयर जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। देखिए, वहाँ पे फरीद साहब हैं, वहाँ पे इरफान हाशमी साहब हैं और बहुत सारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जो मुश्किल सवालात पूछते हैं। उनको मना कर दिया गया कि आपने नहीं आना, उनको बुलाया ही नहीं गया। जो बहुत करीबी सहाफ़ी हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप लोग जानते हैं, चैनल्स भी जानते हैं, सहाफ़ियों के नाम भी जानते हैं, वो हमेशा मीठे मीठे मुंह बना के सवाल करते हैं। जब नवाज़ शरीफ साहब ये कहते हैं कि मैं पाकिस्तान का दोबारा वज़ीर आज़म बनूँगा, तो वो सहाफ़ी कहते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जब मियां नवाज़ शरीफ साहब अपने बारे में कोई बात करते हैं तो वो सहाफ़ी कहते हैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो सुभान अल्लाह, ऐसी सहाफ़त जो है वो वहाँ पे लंदन में हो रही है। अब उन सहाफ़ियों को बुलाया गया था और पहले एक दिन इसकी रिकॉर्डिंग की गई थी
मनपसंद सहाफ़ियों को इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग करने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें हदायत थी कि नवाज शरीफ से कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा जाएगा। इंटरव्यू में शरीफ ख़ानदान की मज़लूमियत जो है उसको ज़ाहिर करने वाले सवालात पूछे जाएंगे, और आपने देखा कि सवालात उसी तरह के पूछे गए हैं जिन सवालात में शरीफ ख़ानदान की मज़लूमियत ज़ाहिर होती थी। इंटरव्यू के दौरान मरीम नवाज़ बार बार हदायत देती रहीं। नवाज शरीफ के जवाब कई बार रीटेक भी किए गए, यानी नवाज शरीफ ने एक जवाब दिया, ये महसूस किया गया कि ये जवाब ठीक नहीं आ रहा, तो दोबारा से नवाज शरीफ साहब ने फिर से वो जवाब दिया। सहाफ़ियों को सवालात का बताया गया कि आपने ये पूछना है, पूरा मजलूम करके दिखाना है, पूरा ऐसा दिखाना है कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा जुल्म इस ख़ानदान के साथ हुआ है, और उस शदीद तरीन जुल्म के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके बाद होने वाली जो बहुत सारी ट्रांसमिशंस हैं वो नवाज शरीफ साहब को साबित करेगी कि मजलूम तरीन दुनिया का आदमी। और उसके लिए मरीम नवाज साहबा ने एक दिन पहले, अब मज़े की बात यह है कि सहाफ़ी का काम है जिस वक्त उसको खबर मिले वो उसी वक्त खबर को ब्रेक करे। यानी इंटरव्यू हो रहा है या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है हफ्ते वाले दिन, सहाफ़ियों को सब पता है कि नवाज शरीफ ने क्या कहा है, लेकिन वफादारी की इंतहा है कि किसी एक सहाफ़ी ने भी अपना रवायती मीडिया तो क्या सोशल मीडिया पे भी खबर को ब्रेक नहीं किया, खुफिया रखा। यानी ऐसी कुर्बतें और ऐसे ताल्लुकात आपको सहाफ़ियों में किसी और पार्टी के साथ नहीं मिलते। उन्होंने उसको खुफिया रखा और फिर अगले दिन का इंतज़ार किया। PMLN ने उसको एडिट किया, अपने मुताबिक तैयार किया, और फिर सारे टीवी चैनल्स को एक साथ उसकी फीड दी गई कि अब आप इसको चला लें। ये है पाकिस्तान की मीडिया पे मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत का कंट्रोल। ना सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया पे बल्कि सहाफ़ियों पे भी शानदार कंट्रोल। ना सिर्फ पाकिस्तान की सहाफ़त पे बल्कि बरतानिया के बेशतर सहाफ़ियों के ऊपर भी शानदार कंट्रोल। और चंद लोग जो कंट्रोल नहीं हो रहे उनको अपने से अलग कर दिया और उनको आने ही नहीं दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मजलूमियत की जो दास्तानें सुनाई हैं, मियाँ साहब के ऊपर जो सबसे बड़ा जुल्म हुआ, ये इंकिशाफ अब मैं करूँगा आपके सामने, क्योंकि मैंने रब्ता किया अपने कुछ सोर्सेज से। उनसे मैंने पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बताएं कि क्या आप मियाँ साहब को कभी फ़ोन नहीं करने देते थे? तो उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता यार, मियाँ साहब तो जेल में थे ही नहीं, वो तो इस तरीके से रहते थे जैसे जिसको दिल करता था बुला लेते थे। रोज़ाना मियाँ साहब के सामने लिस्ट पड़ी हुई होती थी, उसमें से मियाँ साहब बताते थे कि ये बंदा बुला लो, ये बंदा बुला लो, इसको रहने दो, ये वाला बुला लो, ये वाला बुला लो। तो मियाँ साहब 10 बंदे, 8 बंदे, 12 बंदे रोज़ाना के हिसाब से चुनते थे। ये बंदे ज़्यादा होते थे लेकिन इतने विजिट्स को चुनते थे, और इस तरह ये लोग मिलने के लिए मियाँ साहब को आते थे और सारा दिन मुलाकातें चलती थी। यानी मियाँ साहब को तो बोर ही नहीं होने दिया। कभी MNA आ रहे हैं, MPA आ रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी आ रही है, फैमिली के लोग आ रहे हैं, दोस्त अहबाब आ रहे हैं, यार दोस्त पुराने आ रहे हैं। तो मियाँ साहब ने तो बड़ी दिल लगी की है वहाँ जेल के अंदर, उनको बोर नहीं होने दिया गया। और उस वक्त की जो पंजाब हुकूमत थी और जो ब्यूरोक्रेसी थी, सब लोग जानते हैं कि मैं किस तरह की ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा हूँ। उस्मान बुज़दार के अंडर जो ब्यूरोक्रेसी थी वो नवाज शरीफ के लिए और उनकी फैमिली के लिए काम कर रही थी। मैं पहले भी आइडेंटिफाई कर चुका हूँ। इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को फैसिलिटेट किया हुआ था। मुलाकातों का मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि 1 साल का रिकॉर्ड है, सिर्फ यहाँ पे 1 साल का रिकॉर्ड जो आज कल के दिन में चेक करवाया गया है। वो जो 1 साल का मुलाकातों का रिकॉर्ड है ना, उसमें मियाँ साहब की मुलाकातें हैं 2300। 2300 विजिट्स हैं मियाँ साहब के लिए। जो लोग मियाँ साहब को मिलने के लिए आए उनके 2300 विजिट्स हैं। उनकी ID कार्ड्स के नंबर, उनके नाम, उनकी वल्दियत, ये सब कुछ मौजूद है। जैसे वो मुलाकातें करते रहे ये सब कुछ मौजूद है। वो कैसा VVIP एरिया था जहाँ पे मुलाकातें होती थीं, ये सब कुछ भी मौजूद है। तो अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब ज़्यादा और चीज़ें बताएंगे अपनी मजलूमियत की, तो ये वाली चीज़ें भी मज़ीद तफसील के साथ इंशाल्लाह बाहर आएंगी। इसके ऊपर अगर कोई डिनाई करता है या कोई चैलेंज करना चाहता है तो बिस्मिल्लाह करें, चैलेंज करें, आपको सबूत भी दिखा देंगे और हर चीज़ आपको बता देंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब
कितने लोगों से रोज़ाना मिलते थे, और 2300 लोगों से। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पहले मियाँ साहब का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ये था कि दुनिया का वाहिद मुजरिम बने जिनको अदालत ने बाहर निकाला और उस मुल्क से ही बाहर भेज दिया इलाज करवाने के लिए। दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि ये वाहिद मुजरिम सज़ा याफ्ता जिनसे बरामदगियाँ करनी थी, और वो रोज़ाना के हिसाब से शानदार मुलाकातें कर रहे थे। और एक साल में इतने तो पाकिस्तान में कोई क्रिकेटर स्कोर नहीं करता एक साल के अंदर। 2300 रन्स करना बहुत बड़ी बात है। एक साल के अंदर 2300 रन्स करना बहुत बड़ी बात है। एक क्रिकेटर पूरे साल में इतने स्कोर नहीं करता जितनी मियां नवाज शरीफ साहब ने जेल में मुलाकातें कर ली हैं। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिल गया है। PMLN को बहुत बहुत मुबारक हो। नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की है वो इदारों के ख़िलाफ़ की है। उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो पाकिस्तान के इदारों को टारगेट किया है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान इनके सरबराहान के हवाले से पहले भी ऐसे ही कहते रहे हैं, और साथ ही साथ मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की अदलिया को भी टारगेट किया है। एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ साहब उसी रास्ते पर चल रहे हैं। अयाद मीर साहब का ये कहना है कि 29 नवंबर के बाद मियां नवाज शरीफ साहब, यानी जब नए आर्मी चीफ आ जाएंगे, तो बहुत कुछ बोलेंगे और बहुत ज़्यादा बोलेंगे, और इस बात का बाकायदा खदशा मौजूद है। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने इदारों के खिलाफ टकाकर गुफ्तगू की है, लेकिन मैं हैरान हूं कि अभी तक किसी को गमो गुस्सा नहीं आया, गमो गुस्से का इजहार नहीं किया गया। गमो गुस्सा हमेशा कमज़ोर पे आता है। गमो गुस्सा हमेशा फ़ायदा और नुकसान देख कर आता है क्या? गमो गुस्सा कभी किसी ताकतवर पे नहीं आता। गमो गुस्सा कभी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए या शरीफ ख़ानदान के ऊपर नहीं आता। गमो गुस्सा इमरान खान के लिए है। गमो गुस्सा जो है वो आम सहाफ़ियों के लिए है। गमो गुस्सा पाकिस्तान के आम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके लिए है। लेकिन गमो गुस्सा शरीफ ख़ानदान के लिए नहीं है। ये जो मर्ज़ी बोलते चले जाएं। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दिया और वो बहुत ज़्यादा उछाला गया, तो उन्होंने उस पर ट्वीट भी किया है। अब PTI का मौक़िफ़ भी है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी और इलेक्शन में हिस्सा लेने पर PTI को कोई एतराज़ नहीं है। नवाज शरीफ तहरीक इंसाफ के लिए कोई सियासी ख़तरा नहीं है। वो कानून के मुताबिक जेल जाएं, केस लड़ें और कानूनी तकाज़े पूरे करें। बिस्मिल्लाह, नवाज शरीफ को छठी का दूध याद आएगा, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने एक और क्लेम किया है। उन्होंने कहा 2-3 दिन के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च की तारीख का जो है वो ऐलान हो जाएगा। देखिए, आज 10 तारीख है। पूरे 6 दिन के बाद 16 अक्टूबर को 9 ज़िमनी हलकों में इंतखाब होने जा रहा है, और ये कौमी असम्बली के हलके हैं। इंपोर्टेड हुकूमत भाग रही है इलेक्शन लड़ना ना पड़े। उधर शाह मोहम्मद कुरैशी की बेटी एक इलेक्शन लड़ रही है, और बाकी 8 हलकों में इमरान खान साहब खुद हैं। जबकि दूसरी जानिब 3 MPs के इलेक्शन भी पंजाब के अंदर हो रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जीतेगा उसकी पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो जाएगी। अब मामला ये है कि फवाद चौधरी के बकौल बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाली है लॉन्ग मार्च की। देखते हैं लॉन्ग मार्च कब होगा, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया कि 12 से 17 के बीच में होगा, इन 5 दिनों में। लेकिन देखते हैं कि इन दिनों में होता है या नहीं होता। लेकिन इस्लामाबाद में कंटेनरों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है और बढ़ती चली जा रही है, और कंटेनर्स का एक जंगल बन गया है। एक लेयर के ऊपर दूसरी, और ऐसे ऊपर लेयर्स बनाते चले जा रहे हैं कंटेनर्स की। पता नहीं इससे क्या हासिल करना चाहते हैं। इससे खौफ दिखाई देता है। कुछ अपडेट्स हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मदद की अपने हमवतनों की। बलूचिस्तान में जो घर बनाने का पहला मरहला था वो हमने मुकम्मल कर लिया है। आज के दिन शाम तक पूरा मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी जो डेरा बुगटी है वहाँ पे आज तकसीम हो रही है छतों की और घर बनाने के सामान की। 70 घर वहाँ पे भी बना रहे हैं, और ये घर हमने बनाए यतीमों के, बेवाओं के, माजूरों के, बुज़ुर्गों के, और इंतहाई गरीब जो कमज़ोर लोग हैं जो ख़ुद नहीं बना सकते उनके। ये सर्वे करने के बाद हमने बनाए हैं। 778 घर हम अब तक बना चुके हैं, 778। और इनके इज़ला भी मैं आपको बता देता हूँ। जिन इज़ला में हमने घर बनाए हैं इनमें डेरा बुगटी है, कोल्लू है, बारा खान है, मूसा खेल है, लोरालाई है और DG खान है।
इन इजला के अंदर 6 के अंदर हमने 778 घर बनाए हैं और इसके बाद अब हम मज़ीद लगभग 700 घरों के ऊपर काम शुरू करने जा रहे हैं, या 700 से ज़्यादा ये घर हो जाएंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ, बलूचिस्तान में हम बनाएंगे किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पशीन, नसीराबाद, जाफराबाद, डेरा मुराद जमाली, झलमक्सी और डेरा गाजी खान। इसमें एक ज़िला जो है पंजाब का है, बाकी जो है सारे वो बलूचिस्तान के हैं। हमने बहुत सारे माजूरों को आप लोगों की मदद से कोशिश करके व्हील चेयर्स दी हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, अभी भी लग रहे हैं, साफ़ पानी के फ़िल्टर्स उनको वहाँ पे लगा कर दिए हैं, राशन पहुँचाया, खैमे पहुँचाए हैं, गर्म कपड़े और बिस्तर अभी भी हम पहुँचा रहे हैं, मच्छरदानियाँ, बच्चों के जूते वगैरह और मल्टीपल चीज़ें हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर हमने अपना इस वक्त ऑपरेशन जो बहाली का है उसको शुरू किया है। रिलीफ का काम हमारा सिंध के अंदर चल रहा है जहाँ पे भी पानी जमा है, तो ये अपडेट भी मैंने सोचा कि आपको साथ साथ बता दूं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।